So what Professor Leontief did, he got the data of United States input-output table, and because United States is a capital abundant country, so according to Heckscher-Ohlin theory, we believe that the export of US would be what type of good? Capital intensive good or labor intensive good? Yes, Capital intensive. capital intensive, no? Because if United States is capital abundant country, and United States is capital abundant country, one of the most capital abundant country of the world. So Yes, sir. then he said he got the data for the United States, and he wanted to test whether the export of United States are capital intensive or not. If the export of United States are capital intensive, then this means this is in accordance with Heckscher-Ohlin theory. But what Leontief found and what became paradox is that when he tested data, so how he tested, he calculated the capital labor ratio of export industries and the capital labor ratio of import substitute industry. So because the import of United States were labor intensive, okay, should be labor intensive. Export of United States should be capital intensive according to Heckscher-Ohlin theory. So when we calculate the capital labor ratio for export industries and import substitute industry, what do you think? The capital labor ratio of export industry should be greater than the capital labor ratio of import substitute industry or less than? Yes. Sir, can you repeat? Yes. देखिए ना, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या वाकई यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक्सपोर्ट है वो कैपिटल इंटेंसिव हैं या नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि कैपिटल लेबर रेशो कैलकुलेट किया एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ का, और फिर कैपिटल लेबर रेशो कैलकुलेट किया इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री का। ठीक है, जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाद औक़ात ये होता है कि उसका सब्सिट्यूट हम डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस करते हैं। Yes. तो हेक्सर-ओह्लन थ्योरी के लिहाज से यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक्सपोर्ट हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होनी चाहिए और इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि एचओ थ्योरी के लिहाज से तो कैपिटल लेबर रेशो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का कैपिटल लेबर रेशो जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री है वो ज़्यादा होना चाहिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का कैपिटल लेबर रेशो, या कम होना चाहिए इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज़ के कैपिटल लेबर रेशो से? सर कम होना एक्सपोर्ट का कम होना नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल अबंडेंट है, और अगर उसकी एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव हैं तो फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का जो कैपिटल लेबर रेशो है वो इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज़ के कैपिटल लेबर रेशो से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो रिज़ल्ट जो लियोनटीफ को मिला वो उसके अपोजिट था। लियोनटीफ ने ये देखा कि जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कैपिटल लेबर रेशो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के कैपिटल लेबर रेशो से ज़्यादा है, और थोड़ा ज़्यादा नहीं है बल्कि 30% more than the capital labor ratio of export industry. So if you are getting a capital labor ratio of import substitute industry which is 30% higher than the capital labor ratio of export industry, so this means कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है किस किस्म की गुड, उस डेटा के लिहाज से लेबर इंटेंसिव गुड एक्सपोर्ट कर रहा है या कैपिटल इंटेंसिव गुड। अगर उसके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का कैपिटल लेबर इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री के कैपिटल लेबर रेशो से कम है तो फिर
यूएस जो है वो किस किस्म की गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है डेटा के लिहाज से? लेबर इंटेंसिव गुड, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि उसका लेबर विद कैपिटल लेबर रेशो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का काम निकला ना डेटा को जब उन्होंने कैलकुलेट किया। लेकिन जो एचओ थ्योरी कहता है कि यूएस को तो कैपिटल इंटेंसिव गुड एक्सपोर्ट करनी चाहिए। एक्चुअल डेटा रियल वर्ल्ड का जो डेटा है उससे ये निकल रहा है कि यूएस की जो एक्सपोर्ट है वो लेबर इंटेंसिव है। थ्योरी ये कहती है कि यूएस की एक्सपोर्ट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होनी चाहिए क्योंकि वो कैपिटल अबंडेंट है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लियोन्टिफ पैराडॉक्स। ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गई ना कि जो थ्योरी है उसके बरक्स जो रियल वर्ल्ड का डेटा है वो टोटली अपोजिट है। देन when we got this paradoxical situation and this is called Leontief paradox, then researcher they started to explain this paradoxical situation. देखें थ्योरी जो एक्शर-आलन थ्योरी है that is based on law of comparative advantage. The law of comparative advantage is one of the most unchallenged law of economics. तो लियोन्टिफ ने ये तो नहीं कहा, प्रोफेसर लियोन्टिफ ने ये नहीं कहा कि थ्योरी गलत है, थ्योरी सही है। फिर डेटा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। लियोन्टिफ ने ये भी नहीं कहा कि डेटा गलत है। देखिए ना, किसी ऐसी कंट्री का डेटा होता है जहाँ होता बहुत ही अंडर डेवलप कंट्रीज़ का, हम थोड़ा सा डाउट करते हैं कि हो सकता है डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ये तो यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है। तो लियोन्टिफ ने यह भी नहीं कहा कि डेटा गलत है। अब जो है वो कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन भी जो है वो प्रोफेसर लियोन्टिफ ने की थी, और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियोन्टिफ ने यह भी नहीं कहा कि मैंने गलत कैलकुलेशन की है। उन्होंने सब कुछ सामने रख दिया था कि जिसको चाहे कैलकुलेट कर ले और कैपिटल लेबर रेशियो निकाल ले एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ का और इंपोर्ट सब्सिडी इंडस्ट्रीज़ का। तो डेटा भी सही है, कैलकुलेशन भी सही है, थ्योरी भी सही है, लेकिन रिजल्ट जो है वो कंट्राडिक्टरी हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ लियोन्टिफ पैराडॉक्स। देन व्हाट हैपन whenever we get a contradictory result in research, we try to explain our result, ठीक है। तो लियोन्टिफ ने खुद भी इसको एक्सप्लेन किया था। उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी एक उन्होंने से कंट्रोवर्शियल हो गई थी। उन्होंने ये कहा था कि असल में जो यूएस लेबर है, एक्चुअली द यूएस लेबर इज़ 3 times more productive than वर्ल्ड लेबर। उन्होंने कहा था कि अगर हम यूएस का जो लेबर है उसको मल्टीप्लाई करें 3 से और फिर कैपिटल लेबर रेशो कैलकुलेट करें तो फिर यूएस जो है हमें एक लेबर अबंडेंट कंट्री के तौर पे सामने आएगा। और अगर वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द एक्शर-आलन थ्योरी, अगर उसकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ का कैपिटल लेबर रेशो कम है। लेकिन जिस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था वहाँ पे बहुत उनको अपोज किया गया था कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो है वो यूएस का लेबर जो है वो 3 टाइम मोर प्रोडक्टिव है। ये 3 आप कह रहे हैं 2 टाइम और 3 टाइम 4 टाइम। देखें ना, प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते ना कि इस नेशन के लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, या हम ये नहीं कह सकते कि इस एरिया के लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं या इस क्लाइमेट के लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था स्कॉलर्स को, और बाद में लियोन्टिफ ने खुद भी इसको एक्सेप्ट किया कि ये डेफिनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है इस पैराडॉक्स की, वो सही नहीं है। देन वी हैव सम अदर एक्सप्लेनेशन। जो और एक्सप्लेनेशंस आई उसमें ये था कि ये जो मॉडल है हमारा, जो 2 फैक्टर मॉडल है, हम कह रहे हैं कि लेबर एंड कैपिटल, दिस इज आल्सो बिग प्रॉब्लम। तो हम जो है वो
लेबर में स्किल्ड लेबर भी है, अनस्किल्ड लेबर भी है। बाद स्कॉलर ने ये कहा कि जो स्किल्ड लेबर है हम उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो आप उस ह्यूमन कैपिटल को आप फिजिकल कैपिटल से मिला लें, ठीक है, उसको लेबर से निकाल लें और उसको फिजिकल कैपिटल से मिला लें। देन वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल लेबर रेशियोज। और फिर किसी ने एक रिसर्च की थी जिससे उसके रिजल्ट जो है वो तकरीबन एचओ थ्योरी के इन अकॉर्डेंस थे। सो इट मीन्स जो 2 फैक्टर मॉडल है दिस कुड आल्सो बी अ प्रॉब्लम। तो अजान हो रही है, मैं थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ 2 मिनट का। Okay, so we were discussing what were the explanation for the Leontief paradox. Okay, so ये तो हमने डिस्कस कर लिया पहले कि व्हाट इज Leontief paradox के जो टेस्ट किया था showed that the pattern of trade did not fit the conclusion of Escher theorem. Imports in US were capital intensive when they should have been labor intensive. So अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि 2 फैक्टर मॉडल था, तो 2 फैक्टर वर्ल्ड जो है ना, जो लेबर एंड कैपिटल, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। मे बी the paradox is because of this problem. And then test assume consistent technology between nation. So ये भी जो assumption है, this could be a reason for this paradox, और वो result को जो है वो bias कर रहा है। And then test assumes perfect mobility between factors of production. So perfect mobility is also a problem कि हम नहीं कहते हैं कि labor and capital they are perfectly mobile within a country। तो लेकिन जो आप देखें जो फैक्टर्स होते हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। अब एक लेबर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, तो अगर आप इसको उठा के जो है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले आएँ या सर्विसेज सेक्टर में ले आएँ तो उसमें वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे हमें जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उसकी परफॉर्मेंस। इसी तरह
जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई वर्कर है या सर्विसेज सेक्टर का कोई वर्कर है, उसको आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ले जाएं तो फिर वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। सो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हमने अज्यूम किया है, लेकिन उससे वो प्रॉब्लम्स होती हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दैट वी हैव लियोनटिफ पैराडॉक्स। In practice, some factors of production are specific to sectors of the economy. Then there were some more current tests of HO theory, and that are built on multiple factor, so including sector specific factor उन्होंने include किया, and उसके जो है ना they show good predictive ability of the model. तो उनके रिजल्ट जो है वो HO theory के क्लोज थे, लेकिन लियोनटिफ पैराडॉक्स स्टिल एग्जिस्ट। एक्सप्लेनेशंस तो हैं ना, देयर आर एक्सप्लेनेशन फॉर लियोनटिफ पैराडॉक्स, बट स्टिल द पैराडॉक्स एग्जिस्ट एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। लेकिन लियोनटिफ पैराडॉक्स का एक फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद जो है ना ट्रेड को किसी और एंगल से भी देखना शुरू किया इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने, और देन वी हैव सम अदर थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो इस लियोनटिफ पैराडॉक्स से पहले यही था कि ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, लेकिन इसके बाद जो है लियोनटिफ पैराडॉक्स के बाद जब हमने HO थियरी के उसके रिज़ल्ट जो है वो रियल वर्ल्ड से थोड़े से डिफरेंट थे, तो देन वी बिलीव दैट कि जो 100% जो ट्रेड है दैट इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। देयर आर सम अदर रीजन फॉर ट्रेड, और दैट्स व्हाई वी गेट द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। ओके, for this we have economy of scale model of trade. Okay, or we see that the some factors. So far we discussed that we have constant returns to scale, increasing returns to scale, but we also have decreasing returns to scale. Okay, so returns to scale could be different, no? And because of that we have, suppose if we have increasing return to scale, then we have a different shape of production possibility frontier. We have, I will show you. Do you remember returns to scale? Constant return to scale, what is the meaning of constant return to scale? Yes, हम कहते हैं कि this production function exhibit constant return to scale. क्या मतलब होता है? सर जिसमें x और y दोनों बराबर इंक्रीज करे डिक्रीज। x और y दोनों बराबर इंक्रीज करें नहीं? सर जितनी हम लेबर क्वांटिटी इंक्रीज करें उतना ही हमें आउटपुट क्वांटिटी भी मिले। सिर्फ लेबर नहीं, कैपिटल भी। मतलब जितनी रेशियो से हम इंक्रीज करें उतनी रेशियो से रिटर्न मिले हमें आउटपुट। See, we have production function. A production function is output is a function of capital and labor. So if we increase capital and labor by some proportion and output also increases by that proportion, then we say the production function exhibit constant returns to scale. Okay, so this means that if we increase capital and labor by 10% and output also increases by 10%, फिर हम कहेंगे there is constant return to scale. But if we increase capital and labor by some proportion and output increases by more than that proportion, then we will say there exists increasing returns to scale.
For example, if I increase capital and labor by 10% and output increases by more than 10%, so then there is increasing return to scale. But decreasing return to scale में ये होता है कि when we increase output, capital and labor by some proportion, output increases by less than that proportion. For example, if I increase capital and labor by 10%, output will increase by less than 10%. So that would be decreasing returns to scale. So here we are talking about the increasing return to scale. A production situation where output grows proportionally more than the increase in input to the productive process. Okay. So a doubling of input more than doubles output. So if I double all input, output will increase by more than double. So then what will happen if your output is increasing by more than the increase in input? So this will lower your per unit cost. Average cost जो है ना वो आपकी कम हो जाएगी ना. अगर increasing return to scale होता है then your average cost decreases as we increase more. और अगर decreasing returns होती है तो फिर average cost जो है increase हो जाती है as we increase our output. In this case, we have this type of production positive frontier, and this type of production positive frontier shows which type of opportunity cost. इस production positive frontier को आप देखें किस किस्म की opportunity cost है. Constant opportunity cost है, decreasing opportunity cost है या increasing opportunity cost. Yes. No answer. Sir, can you repeat the question? My question is looking to, this is the production positive frontier which is convex to the origin. So far we discussed the production positive frontier which were straight line or concave to the origin. This production positive frontier is convex to the origin. So in this case we have decreasing opportunity cost or increasing opportunity constant cost. Constant decreasing है. and Constant होगी. Decreasing and constant एक ही सूरत में दोनों हैं. सर ए वाला जो है ना वो डिक्रीजिंग है. ये जो है प्रोडक्शन पॉजिटिव फ्रंटियर नहीं है, ये जो है ना प्राइस रेशियो लाइन है. This is production positive frontier. So we have decreasing opportunity cost because if we move from A to this side, okay, in this direction, so what is happening? The opportunity cost is decreasing. जो अगर हम उसका tangent लेंगे वो flatter और flatter होता जाएगा. ठीक है. So now we have two countries here and two commodities X and Y. Okay. And both countries are facing common production positive frontier. ये जो production positive frontier है this is common. And ये जो community indifference curve है this is also common community indifference curve. And both countries are at point A before international trade. So this means कि the production and consumption point of both country is same before international trade. So how many units of X and Y nation are consuming? कितने X कितने Y? point पे. Yes. How many units of X and how many units of Y the nations are consuming?
Sir, 40 units. Sir, Yes. 40 40x and 40y. 40y. And So 40y. both nations, yes, both nations are consuming 40x and 40y, and production policy frontier is same. So this means both nation has same resources, both nations are using same technology, community indifference curve is same, both nations जो taste preferences हैं that are, and both nations जो अटार्की इक्विलिब्रियम है वो भी सेम है, और जो वेलफेयर लेवल है वो भी सेम है, ठीक है. नाउ व्हेन देयर इज इंटरनेशनल ट्रेड, वन नेशन विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सपोज नेशन वन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड देन दिस इज द प्रोडक्शन पॉइंट फॉर नेशन वन. नेशन टू, द अदर नेशन विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ज़रूरी नहीं है कि नेशन वन यहाँ मूव करे, एक नेशन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा नेशन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है. तो सपोज वन नेशन वन मूव फ्रॉम ए टू बी, और नेशन टू मूव फ्रॉम ए टू बी प्राइम. सो दिस इज द प्रोडक्शन पॉइंट आफ्टर स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड. तो एंड दिस इज द इंटरनेशनल प्राइस रेशियो लाइन. आप देख रहे हैं कि इस केस में बिफोर ट्रेड रिलेटिव प्राइसेस आर आल्सो सेम. देखिए ना, पी ए दोनों का सेम है. इससे पहले जो हमने केस डिस्कस किया था, पी ए और पी ए प्राइम, दे वर डिफरेंट. तो रिलेटिव प्राइसेस बिफोर ट्रेड वर डिफरेंट, बट हेयर इन दिस केस रिलेटिव प्राइसेस आर आल्सो सेम, बट स्टिल we will see that there is a possibility of trade. And why? Because we have economies of scale. There are increasing return to scale, and because of increasing return to scale, we have economies of scale. So this nation will move in this direction. Why this nation is moving in this direction? Because then this nation has lower and lower opportunity cost. When we have economies of scale, this means average total cost will decrease as we produce more of that output. So after specialization, nation 1 is at point B, nation 2 is at point B prime. तो जो प्रोडक्शन ऑफ X है नेशन 1 में वो 120 है, और प्रोडक्शन ऑफ Y जो है वो कितनी है? ज़ीरो. के प्रोडक्शन ऑफ Y इज ज़ीरो. आप यहाँ है ना. इसी तरह नेशन 2 इज प्रोड्यूसिंग 120 Y एंड 0 X. सो देयर इज कंप्लीट स्पेशलाइजेशन. के in this case when we have decreasing opportunity cost or economies of scale. अब क्या होगा कि this nation will export 60 units of X. तो ये 60 यूनिट्स ऑफ X एक्सपोर्ट करेगा, तो रिमेनिंग इसके पास 60 यूनिट्स ऑफ X बच जाएंगे ना. तो ये 120 यूनिट्स ऑफ X प्रोड्यूस कर रहा है. आउट ऑफ 120 यूनिट्स ऑफ X, दिस नेशन विल एक्सपोर्ट 60 यूनिट्स ऑफ X, and in return this nation will get how many units of Y? 60. Okay, ये जो लाइन है वो इंटरनेशनल प्राइस रेशियो लाइन है. दिस लाइन सेज इफ यू एक्सपोर्ट 60 यूनिट्स ऑफ X, then you will get 60 units of Y. So this point E is the consumption point for nation 1 after international trade. Now we will look at nation 2. Nation 2 is producing 120 units of Y, and this nation will export 60 units of Y and import 60 units of X. So this point E is also the consumption point for nation 2. So this point E is the common consumption point for both nations, and we can see that now both nations are on a higher community indifference curve, and this shows that trade has increased the welfare of both nations. अब आप देखें हमने इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज को यूज़ नहीं किया. कंपैरेटिव एडवांटेज तो ये कहता है ना कि ट्रेड से पहले रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये तो सेम है.
ठीक है, हमने इसमें यूज़ किया है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल उस वक्त होती हैं जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव अ प्रोडक्शन पॉजिटिव फ्रंटियर which is convex to the origin and we have decreasing opportunity cost. Is there any question related to this graph? किसी को समझ में नहीं आया हो? No, sir. Clear. Clear? सर Yes, sir. चलें, गुड। मैंने जो आपको Sir, क्वेश्चन दिए थे I वो have a आपने किए। question. मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अभी मुझे बताएं कि मैंने जो प्रैक्टिस जो सर मेरा सवाल क्लास एक्टिविटी के क्वेश्चन आपने कर लिए? यस। क्लास एक्टिविटी के क्वेश्चन आपने कर लिए? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ तो आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? सर आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे क्वेश्चन था एक। हाँ, बोलें। सर मैं ये पूछ रहा था कि आप उसे जो कंजप्शन पॉइंट है उसे कॉमन कंजप्शन पॉइंट क्यों कह रहे हैं? उसको कॉमन कंजप्शन पॉइंट कहने का क्या मतलब है? क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर है ना, दोनों नेशन। इसी तरह ट्रेड से पहले आप देखें दोनों नेशन का प्रोडक्शन पॉइंट भी कॉमन था ना। इसका मतलब जहाँ पे 2 एंड मोर देन कंट्री जो है जहाँ पे सेम होती हैं तो उसे फिर कॉमन कंजप्शन या कॉमन प्रोडक्शन पॉइंट कहते हैं। जी, तो मैं आपको दिखा थैंक यू। मैं भी ये शो कर। देखें ये है ना ग्राफ। अब इसमें ये जो था ये कॉमन कंजम्पशन पॉइंट है क्योंकि दोनों नेशन सेम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर पड़े। ये कॉमन प्रोडक्शन पॉइंट भी है क्योंकि दोनों नेशन सेम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के पॉइंट पर हैं। अब ये जो पॉइंट बी है क्या ये कॉमन प्रोडक्शन पॉइंट है? नहीं, ये तो सिर्फ एक ये इंडिविजुअल सिर्फ एक कंट्री का नेशन यहाँ पर है ना, एक दूसरा नेशन है। यहाँ पर है, तो ये कॉमन प्रोडक्शन पॉइंट नहीं है, लेकिन ये कॉमन कंजम्पशन पॉइंट है क्योंकि दोनों नेशन सेम पॉइंट पर हैं कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सेम वेलफेयर लेवल पर हैं। इस तरह ये देखिए ना, यहाँ पे जो हमने किया ये ट्रेड से पहले भी इनके प्रोडक्शन पॉइंट कॉमन नहीं थे क्योंकि इनके प्रोडक्शन पॉजिटिव फ्रंटियर डिफरेंट थे ना जी। इनके कंजम्पशन पॉइंट भी कॉमन नहीं है क्योंकि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व तो सेम है। कम्युनिटी इंडिफरेंस सब सेम होने का मतलब ये है कि उनका टेस्ट प्रेफरेंस सेम है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो दोनों कमोडिटीज़ का सेम नहीं है ना दोनों नेशन में। यहाँ पे ये ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है वाई और कम, यहाँ पे ये एक्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है वाई, लेकिन इस ग्राफ में जो है वो दोनों की जो एक्स और वाई की कंजम्पशन है दोनों नेशन की वो 40-40 है ना, सेम है। वो सेम है। जिस तरह आफ्टर ट्रेड भी दोनों नेशन की 60-60 है, वो सेम है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, थैंक यू सर। एक्टिविटी से क्या क्या किया है? क्लास एक्टिविटी में आप लोगों ने क्या किया? ये क्वेश्चन तो कर लिया था आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 1। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। हाँ, इसको बताएं, ये आपने किया। इसमें ये है कि नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये
ये डेली प्रोडक्शन है एक्स की, ये डेली प्रोडक्शन है वाई की, तो मतलब है 0 लेबर है, 0 0 प्रोडक्शन है। 20 लेबर है तो एक्स की प्रोडक्शन जो है वो 10 है। तो इसमें ये लिखा है सर्टेन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली 2 कंज्यूमर गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है। ओनली लेबर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बोथ गुड्स एंड द इकोनॉमीज लेबर फोर्स इज फिक्स एट 100 वर्कर्स। हर इकोनॉमी के पास 100 वर्कर हैं। Table indicates the amount of X and Y that can be produced daily with various quantities of labor. तो 150 जो है प्रोडक्शन फॉर X requires 20 वर्कर, ठीक है। 10X requires also 20 वर्कर, ठीक है। 400 Y requires 100 वर्कर, 30X requires 100 वर्कर, इस तरह। अब इसमें है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। बताएं क्या आंसर होगा इसका? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट 10 यूनिट्स ऑफ एक्स? सर 150। फर्स्ट 10 यूनिट्स ऑफ एक्स तो 150 होगी। 150 150 नहीं, सर मेरा Yes. ख्याल में तो कुछ भी नहीं होगी क्योंकि दोनों इंक्रीज होगा। कुछ भी नहीं होगा। अब 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई कॉस्ट ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर लेबर है 150 ना हमारे पास, लेबर इंक्रीज कर। सर 20 है। 20 क्या है? 20 वाई नो अपॉर्चुनिटी Sir, कॉस्ट ऑफ 150 एक्स शुड बी इन टर्म्स ऑफ वाई है ना। सर तो 150 होगी। नहीं 150 नहीं है 2/3 जी। 2/3 सर इसका हम चेंज निकाल लेंगे ना। सिर्फ 2/3 वाई। एक मिनट सर। सर 2/30 होगी। 2/30 2/30 कैसे नहीं है? क्या लगा चेंज निकालेंगे तो सर Yes. ये 0 यूनिट्स है एक्स के 10 यूनिट्स हो रहे हैं तो 0 से 150 हो रहा है, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट 10 का मतलब क्या है कि पहले इकोनॉमी शुरू में कितने एक्स प्रोड्यूस कर रही है? 10 0 नहीं फर्स्ट 10 का मतलब क्या है, शुरू में कितने एक्स प्रोड्यूस कर रही है? 10 जी सर 10 प्रोड्यूस कर रही है ना, क्योंकि फर्स्ट में तो 0 0 कर रही है, फिर उसके बाद 10 कर रही है। तो शुरू में कितने प्रोड्यूस कर रही थी? अब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट 10 0 कर रही थी। 0 जीरो कर रही थी ना, ये 0 कर रही थी ना। अब ये है फर्स्ट 10, तो फिर जब आप 0 कर रहे अपॉर्चुनिटी थे कॉस्ट भी सर, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 होगी। 10 होगी? नहीं 10x 0 होगी। होनी चाहिए ना। 0 कैसे हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी ही नहीं रही उस पे ना, वो भी बढ़ रहे हैं, एक्सपी की भी प्रोडक्शन बढ़ रही है, बाइक की भी बढ़ रही है। कमाल है, आप अगर 10 बाइक यूनिट की एक्स कम हो रही प्रोड्यूस होती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं है, ऐसे ही फ्री में प्रोड्यूस हो रहा है। तो वाई को सर आप या गिव अप तो ही नहीं ये करेंगे, वाई को हम ये गिव अप ही नहीं 20 करेंगे, 10 वर्कर्स यूनिट्स होंगे। खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएंगे। सर तो हमारे पास वर्कर ज्यादा है ना, वर्कर बढ़ा देंगे। वर्कर फिक्स है, 100 वर्कर हैं हर इकोनॉमी के पास, दोनों के पास। सर जो वर्कर्स यूज्ड होंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी सर। सर 140 होगी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं नहीं वाओ। अब मैं आपको बताता हूँ,
सर तो क्या होगी? शुरू में जब ये आप अच्छा सवाल है। 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हम फर्स्ट 10 की बात करेंगे ना। जब हम 0 x प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम y कितना प्रोड्यूस कर रहे थे? हमारे पास 100 वर्कर हैं, 0 प्रोड्यूस कर रहे थे बाय सर। अरे भाई 100 वर्कर हैं। 400 नहीं सर, 400 आप 400 सर प्रोड्यूस नहीं 400 कर रहे हैं, कर तो सारे के सारे 100 सर वर्कर कहाँ पे 400 लगाएंगे? कर y पे लगाएंगे ना। तो वाई फिर की y कितने प्रोडक्शन पे प्रोड्यूस होंगे? 400 400 होंगे ना। ये देखिए ना, 100 के 100 वर्कर अगर x पे लगेंगे तो 30 होंगे, और 100 के 100 वर्कर y पे लगेंगे तो 400 होंगे। तो ये इसका मतलब है, जब आप x प्रोड्यूस नहीं कर रहे, x 0 कर रहे हैं, तो y 400 करें। अब आपको x 10 प्रोड्यूस करने हैं, तो इस 10 को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कहाँ 20 लेबर चाहिए ना। तो ये लेबर 20 कहाँ से मिलेंगे? जब आप x की प्रोडक्शन को कम करेंगे ना। जब आप 20 वाई की लेबर प्रोडक्शन निकालेंगे, वाई वाई 375 वाई की प्रोडक्शन 375 75 370 375 कैसे हो गया? कितने y गिव अप किए आपने 10x को 25 25 फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। opportunity cost of a commodity is the amount of other commodity that we gave up. अब आप नेक्स्ट 10 तो अब आपको समझ में आ गया, अब तो आप आसानी से बता देंगे। अब तो सर कोई मुश्किल ही नहीं है। 50 50 वाई 375 सर हम समझ रहे थे ये एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, अलग अलग ऐसे कैसे हो सकता है? एक साथ इंक्रीज वर्कर हैं, उनको अलोकेशन होगी ना। यहाँ पे 20 वर्कर हमें चाहिए, यहाँ से कम करेंगे 20 वर्कर, अब 80 वर्कर बच जाएंगे वाई में। तो इसका मतलब है आपने वाई के 20, अब जो है आपको नेक्स्ट 10 के लिए यहाँ आना होगा, जी सर। तो 20 और कम कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये कितने हो जाएगा 325 ये? पे आ जाएंगे। 50 वाई 50 अब समझ में आ गया? यस सर। अब तो बहुत अब ये बता दें नीचे वाला क्या सवाल है? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे यही कहूँ कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 150 यूनिट्स ऑफ वाई। फर्स्ट 150 यूनिट्स ऑफ वाई 30x इट वुड बी नहीं ना 2.5 फर्स्ट 150 यूनिट्स ऑफ वाई सर 2.5 x क्योंकि जब आप y 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सारी की सारी जो वर्कर हैं 100 वर्कर वो x पे लग रहे हैं, वो 30 प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब आप 150 y प्रोड्यूस करेंगे, आपको 20 वर्कर चाहिए, इसलिए आप कम कर देंगे, तो ये x इसकी प्रोडक्शन जो है 27.5 रहेगी। तो इसका मतलब 2.5 आपने x को कम किया, तब जाके आप 150, तो ये दैट्स वाई है ना। ठीक है सर। और नेक्स्ट सर इसके क्या लिए सवाल? फिर इसका मतलब है, सर और इससे हम कम कर 2.5 फिर सेम है 2.5 2.5 फिर 5 फिर जो और है फिर वो 10 5 है नेक्स्ट के और लिए, फिर 10 फिर नेक्स्ट के लिए इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि सपोज दैट अ सेंट्रल प्लानर इन दिस इकोनॉमी वाज टू कॉल फॉर एन आउटपुट कॉम्बिनेशन। ये आउटपुट कॉम्बिनेशन है x इक्वल टू 35 एंड y इक्वल टू, इज दिस प्लान अटेनेबल या अनअटेनेबल? नहीं हो पाएगा। हाँ सर अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल है। यस सर। कुछ भी कर लें x 35 होगा ही नहीं सर क्योंकि y जो है वो 150 आप सिर्फ तब प्रोड्यूस कर आप सिर्फ x तब प्रोड्यूस कर सकते हो 30 जब आप 150 छोड़ रहे हो y, आप 35 प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते 150 छोड़ने के लिए। नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन है ना, कह रहे हैं 35x एंड, ये एंड है ना, एंड 150y, एक साथ जो है हम क्या 35x और 150y प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अटेनेबल है। सर मैक्सिमम एक्स प्रोडक्शन जो है वो 100 वर्कर्स पे 30 है, तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम वर्कर्स यस मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास 100 वर्कर हैं तो मैक्सिमम हम एक्स ही 30 प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम तो एक्स भी 35 नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हाँ। वाई तो फिर ये कहाँ से प्रोड्यूस करें, वाई तो दूर की तो बात और है। 20 वर्कर चाहिए। ठीक है, सो दिस प्लान इज Unattainable. अनअटेनेबल। व्हाट अबाउट, अच्छा ये इसको मैं डिलीट कर दूं, इसका क्या बताएं। सर अब ये तो 6400 हो गया। अब जो है न्यू टेक्नोलॉजी इज डेवलप in X production so that each worker can now produce double the daily amount of X indicated। मतलब है हर एक अब 10 की जगह 20 हो जाएगा, या 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये डबल ये 60 हो जाएगा। Can the planners output combination in B now be met? ये combination अब हो जाएगा जो अभी था 35X और 150Y। सर मुझे अब लगता है possible अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। सर अब हो जाएगा, अब पॉसिबल है। अब हो जाएगा क्योंकि वो अब अटेनेबल है ना। ठीक क्योंकि है, अब तो 60 हो गए ना, मजा आ गया। सही है ना, कि ये 60 Yes, तक चला जाएगा और ये डबल 50, तो हमें तो सिर्फ 20 वर्कर चाहिए ना, तो ये तो बल्कि अटेनेबल है और इनसाइड होगा प्रोडक्शन ज़्यादा ही 20। हो जाएगा। हाँ, हाँ Yes, ज़्यादा sir, हो पैरेटो ठीक है। इम्प्रूवमेंट पॉइंट है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करें घर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।